देवरानी यानी कि घर की सबसे छोटी बहू। कहने को तो छोटी होती है लेकिन उस पर भी जिम्मेदारियां बहुत सारी होती है। क्या क्या, चलिए देखते हैं। क्या है माँ, कहाँ शादी कर दी? अरे मेरी जेठानी और सास के बीच तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, दोनों लड़ती रहती हैं। सास चाहती है कि मैं जेठानी से बात ना करूं और जेठानी मुझे सास के पास जाने नहीं देती। क्या करूं माँ? देख बेटा, अब तो शादी हो गई, तेरा पति सही है ना? उससे कोई समस्या हो तो बताओ। ये सास जेठानी वाले नाटक में मैं नहीं पढ़ूंगी। चल रखती हूँ, तेरी दादी को ना खाना भी देना है अभी। अरे तो चाची को बोल दो ना, वो दे देगी। तू मुझसे बात करना माँ। नहीं बेटा, तेरी चाची के हाथ का खाना वो नहीं खाती है। चल छोड़, तू देख ले अपनी, मैं जा रही हूँ। हाँ बाय बेटा। रीना परेशान है। शादी को बस 2 ही तो दिन हुए हैं। सास से बात ना करे तो वो रिश्तेदारी में गाएंगी, जेठानी को नाराज करती है तो सारी रसोई खुद संभालो। करे तो क्या करे। खैर अब सर मिक्सी में दे ही दिया है तो ग्राइंडर से क्या डरना, लग जा रीना काम पर। रीना नहा धोकर बाहर निकलती है कि रीना बेटा जरा वो पानी तो पकड़ाना, दवाई खानी है। क्यों, वो खुद नहीं ले सकती क्या? वो नौकरानी नहीं आई है घर में? तो इसे अपने जैसे ना बना, घर की छोटी बहू नौकरानी नहीं होती। अरे 2 बेटे हैं मेरे, सोचा था बहुएं सेवा करेंगी, लेकिन तू तो ऐसी है। बहुत अच्छी आई थी मैं, चिड़िया जैसी, लेकिन चोंच मार मार कर आप लोगों ने मुझे गिद्ध बना दिया। दोनों लड़ रहे थे कि इसी बीच देवरानी जल्दी से सास को पानी दे देती है और किचन में चली जाती है। जेठानी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, वो किचन में आती है। दे दिया ना पानी, देख रही थी कि मैं नहीं चाहती थी, फिर क्यों दिया? और हाँ, काम करने का इतना ही शौक है ना तो कर सारा काम खुद से। मैं चली। जेठानी चली जाती है। रीना सर पकड़ लेती है कि हाय ये क्या हो रहा है, भाई क्या किया जाए। रीना सभी का चाय नाश्ता बनाकर कमरे में जाती है जहाँ पति आराम से बैठा होता है। ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? पहले क्यों नहीं बताया कि सासू माँ और भाभी में बिल्कुल नहीं पटती? अरे नहीं पटती तो ना पटे, तुम्हें क्या करना है? तुम कौन सा घर के चुनाव में खड़ी हो रही हो जो 2 वोट नहीं मिले तो हार जाओगी? मस्त रहो, समझी? बड़ा मस्त। अरे तुम्हारी माँ और भाभी ने जीना हराम कर रखा है, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं समझ में ही नहीं आ रहा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जेठानी की आवाज़ आती है। रीना, ओ रीना, कहाँ मर गई? इधर आ। अरे भाभी बुला रही हैं, जा रही हूँ मैं। तभी सास आ जाती है। रीना, वो क्या है ना, सर में दर्द हो रहा है, ज़रा ये तेल रख दे तो। माँ जी वो भाभी बुला रही हैं, मैं ज़रा सुनकर आ जाऊँ वो क्या बोल रही हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है और तुझे जिठानी की पड़ी है। देख बहू, साफ कर ले, तू किसकी तरफ है? कैसी बात कर रही हो माँ, आप ही की तरफ है और किसकी? रीना लगाओ माँ के सर पर तेल, चलो जल्दी करो। रीना भी शुरू हो जाती है तेल लगाना। जोर जोर मस्ती के साथ सास का सर दबा रही थी कि एंट्री होती है डंटड़ैन जेठानी की। ओहो, तो यहाँ ये सब हो रहा है। मैं वहाँ चिल्ला रही हूँ लेकिन मेरी किसी को पड़ी नहीं है। रीना पति की ओर देखती है। अब कैसी बात कर रही हैं भाभी? वो तो माँ ज़रा हाथ में तेल की कटोरी लेकर आ गई थी तो मैंने ही रीना को कहा कि लगा दे। अरे रीना जाओ, देखो भाभी क्या बोल रही है। माँ के सर पर तेल मैं रख देता हूँ। रीना जल्दी से पति को कटोरी देकर जेठानी के साथ चली जाती है। देख रीना, तू अभी आई है, नहीं जानती इन लोगों की चालाकी। मैं तो न जाने कब से देख रही हूँ। इन लोगों ने पूरी बिरादरी में मेरी थू करवा कर रखी है। तू तो अब आई है जब इनकी बेटी की शादी हो गई, नहीं तो दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरा जीना मुहाल कर रखा था। छोड़िए ना भाभी, अब तो दीदी की भी शादी हो गई है। माँ जी की हड्डी में भी अब वो बात नहीं रही कि किसी से पंगा ले ले। हर अब आपके साथ मैं भी तो हूँ। जाने देते हैं ना भाभी, भूल जाओ पुरानी बातों को। भूल जाओ? अरे ऐसे कैसे? और हाँ, जिस पर बीतती है ना वही समझ सकता है कि कैसे कैसे इन लोगों ने मुझे सताया था। देवरानी क्या बोलती।
नई नई रीना की तो माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, अब वो करे तो क्या करे। दिन बीत रहे थे। रीना सास और जेठानी के बीच पीसी जा रही थी। तभी उसे एक ख्याल आता है, क्यों ना इन दोनों के बीच दोस्ती करवा दी जाए। वैसे मैंने भाभी का पॉइंट तो सुन लिया है, माँ जी क्यों भाभी से लड़ती रहती है ये भी देखना होगा। रीना सास के पास जाती है और भाभी की तारीफ करती है। माँ जी, वो भाभी बोल रही थी कि आपके सर में दर्द रहता है तो मैं तेल लगा दूँ, आइए ना लगा देती हूँ। वो कहेगी, अरे रहने दे बहू, छोटी है तू, मेरी उम्र तक आएगी तब दुनियादारी सब समझ जाएगी। अरे कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन ये मेरी बड़ी बहू वो किसी से ठीक नहीं होगी। मेरे बेटे को नौकर बना कर रखा हुआ है, न जाने किस बात का बदला ले रही है। पर माँ जी, आपकी और भाभी के बीच झगड़ा क्यों है? इसको घर का काम करना नहीं आता था। शुरू में तो मैंने और मेरी बेटी गीता ने सारा काम किया। जब गीता की शादी को 2 महीने रह गए थे तो इसे गीता ने कहा कि भाभी अब आप भी कुछ काम सीख लो। बस फिर तो ये चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। अरे ससुराल में 2 काम करना भी पड़े तो क्या हो गया। रीना सर पर तेल लगा रही थी और सोच रही थी कि क्या किया जाए जिससे ये 2 दुश्मन एक हो जाए और सब ठीक हो जाए। तभी फिर से जेठानी की आवाज़ आती है, रीना, ओ रीना, क्या कर रही है? जरा आकर मेरी अलमारी ठीक करवा दे। आई भाभी। सासू माँ, मैं जाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पूछ, इसने कौन सी ननद और सास की अलमारियां साफ करवाई है जो तेरे पीछे लगी है? मुझे कह रही थी कि देवरानी है, छोटी बहू है, नौकरानी नहीं। तो अब क्यों तुझसे काम करवा रही है? जाने दीजिए ना माँ जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। रीना अपने कमरे में जाती है और एक सुंदर सी साड़ी लेकर जेठानी के पास जाती है। भाभी, वो अगले महीने करवा चौथ है ना, तो माँ जी ने आपके लिए साड़ी भेजी है। जेठानी साड़ी देखती है, सुंदर सी साड़ी, उसका मनपसंद रंग, वो तो पागल ही हो जाती है। माँ जी ने मेरे लिए साड़ी भेजी? रहने दे, किसकी साड़ी है, सच सच बता। अरे माँ जी ने भेजी है, उनका आशीर्वाद समझकर रख लीजिए ना। हो ही नहीं सकता, वो मुझे एक रुमाल नहीं देती, साड़ी तो दूर की बात है। तेरी साड़ी है ना, क्यों झूठ बोल रही है रीना? भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप और माँ जी साथ रहते हैं और आप तो छोटी हैं, जाने दीजिए ना। लेकिन रीना की जेठानी बात मानने को तैयार ही नहीं। उधर ना सास माने ना जेठानी। रीना के ज़िंदगी में तो अब ऐसा हो गया कि उसे लगने लगा कि भाग जाओ, निकल जाओ, उड़ जाओ कहीं, बस इन दोनों के बीच से हट जाओ। पता है रीना, मैं सारा दिन बैठी रहती थी, लेकिन ये लड़की मुझे एक रोटी नहीं देती थी। बीमार हो जाऊं या उठ ना पाऊं, लेकिन खुद का खाना खुद ही बनाना होता था। ओ माँ जी, ये तो बहुत गलत बात है। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया कुछ कहते नहीं थे क्या? अरे वो बेचारा तो इससे डरा रहता था, मारती होगी उसको भी कमरे में बंद करके, तभी तो माँ को भी नहीं देखता वो। रीना सोच में पड़ जाती है कि भाभी ही खराब है। वो काम करके जैसे ही कमरे में जा रही थी, उसे जेठानी के कमरे से रोने की आवाज़ आती है। अरे भाभी रो रही है, क्या हो गया होगा उनको? वो कमरे में जाती है तो जेठानी अपने खुद के पैर दबा रही थी। अरे भाभी लाइए, मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं रीना, मेरी आदत नहीं है, इस घर में कोई मेरी कद्र करे इसकी उम्मीद ही नहीं रखती मैं। रीना, मैंने तो वो दिन देखे हैं, खाना बना कर रखती थी, माँ जी पूरी प्लेट उठाकर फेंक देती थी, कहती थी तेरे हाथ का खाना खाने से अच्छा मैं जहर खा लूँ। मेरे हाथ का बना खाना भी नहीं खाती थी ये। रीना को अब समझ में आ जाता है कि मामला क्या है, किसकी सुने, कौन सही है कौन नहीं। दोनों को मिलाने की भी कोशिश कर ली, लेकिन दोनों तो मिलने से रहे। अब क्या, चलिए देखते। रीना, अरे बहू कहाँ हो? रीना। लेकिन रीना को तो कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था। अब रीना अपना काम करती है और सीधे कमरे में। क्या बात है, बड़ी खुश दिख रही हो। माँ और भाभी के बीच की समस्या हल हो गई क्या? रीना कुछ नहीं सुनती। पति को अजीब लगता है कि ये क्या हो गया। रीना हंसी जा रही है, खुश है वो।
उसे बार बार बुला रहे लेकिन वो सुन ही नहीं रही। रीना, रीना। रीना का पति जोर से हिलाता है। रीना कान में से लीड निकालकर, कुछ बोल रहे हो क्या? मैं बाबा जी का सत्संग सुन रही थी और अब ना मैं यही सुनती रहती हूँ, कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। मेघा रसोई में काम कर रही होती है और शिखा उसके पास खड़ी फोन चला रही होती है। तभी सास वहाँ आती है, जिसे देखते ही शिखा फोन साइड पर रखकर जेठानी के पास पहुँच जाती है। भाभी, सब्जी तो बन गई, इसके बाद क्या करना है आप मुझे बता दीजिए, मैं सब कर लूंगी। इसे बोलते हैं सर्वगुण संपन्न बहू। पति की सेवा हो या घर का काम, सब एक पैर पर खड़ी रहकर करती है। मम्मी जी, सब कुछ आप ही से तो सीखा है। आप इतना प्यार नहीं देती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। मानना पड़ेगा, और कोई काम आता हो या नहीं, लेकिन चापलूसी टॉप क्लास करती है। मेघा, तुम भी अपनी देवरानी से कुछ सीखो, देखो कितना सबका ध्यान रखती है वो। रसोई में ये सब चल रहा होता है कि हिमांशु की आवाज आती है, जिसे सुन शिखा वहाँ से चली जाती है। सुनो, कल मम्मी का बर्थडे है, उनके लिए कोई महंगा और सुंदर गिफ्ट ले आना, उन्हें ऐसे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। क्या भाभी को बर्थडे और गिफ्ट के बारे में पता है? अरे भाभी को बर्थडे पता है पर गिफ्ट नहीं। वो शुरू से ही रिजर्व रही है ना, किसी की लाइफ में ज्यादा दखल नहीं देती। और भाई भी ऐसा ही है, दोनों अपने काम से काम रखते हैं। पर तुम मम्मी को अपनी साइड करके रखोगी तो बहुत फायदे में रहोगी। पति की बात को ध्यान में रखते हुए शिखा उसी शाम मार्केट जाकर सास के लिए सोने की चेन खरीद लाती है और अगले दिन भाभी के घर से बाहर जाते ही पार्टी प्लान करके सास को गिफ्ट भी दे देती है। जिस पर मेघा के घर वापस आती ही सास उसे अपनी सोने की चेन दिखाकर ताने सुनाने लगती है। देखो तो जरा, मेरी छोटी बहू ने कितना सुंदर गिफ्ट दिया है। तभी मेघा सास के हाथ में गिफ्ट रखती है, जिसमें साड़ी देख सास की मोहे चढ़ जाती है। साड़ी? इसे गिफ्ट कहते हैं? अरे ऐसी साड़ियाँ तो मैं हर महीने खरीद लेती हूँ। जन्मदिन का तोहफा तो इसे बोलते हैं जो शिखा ने दिया है। कुछ नहीं होता भाभी, हम इस साड़ी को उठाकर रख देंगे, किसी को लेने देने में काम आ जाएगी। शिखा और सास की बातें सुन मेघा आगे कोई जवाब दिए बिना सीधा अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह समय बीतने लगता है, जिसमें सास छोटी बहू के कुछ भी करने पर उसे ना कभी कुछ बोलती ना ही टोकती, पर बड़ी बहू की एक छोटी गलती पर भी उसे ताने सुनाने लगती, जिससे धीरे धीरे मेघा बहुत परेशान हो जाती है। अब तो उसकी चापलूसी ने हद पार कर दी। इन्हें क्या लगता है कि मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब बोल नहीं सकती क्या? मतलब मैं शिखा की तरह चापलूसी नहीं करती तो क्या घर में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी? अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? जो जैसा करता है उसके कर्म वैसा ही फल देते हैं। तुम बस अपनी लाइफ पर ध्यान दो। अरे तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो सर से ऊपर निकल जाएगा। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब जेठानी अपनी देवरानी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन से घर में कुछ न कुछ ऐसा करने लगती है जिससे कभी उसकी देवरानी तो कभी सास के साथ लड़ाई होने लगती है। और देखते ही देखते कुछ समय बाद सास राहुल और मेघा की रसोई अलग कर देती है। जिस मौके को अपना फायदा समझ शिखा सास को पहले से ज्यादा भड़काने और चापलूसी करने लगती है, लेकिन जेठानी के जाने के बाद ये सब ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता। बहू, कल तेरे घर वाले आएंगे तो कुछ अच्छा खाने के लिए बना लेना, मैं भी मदद कर दूंगी। हाँ? नहीं, आप क्यों तकलीफ करती हो, भाभी कर देंगी ना। सॉरी, पर मेहमान आपके पास आ रहे हैं और अब तो मेरी रसोई भी अलग है। ये कहकर मेघा वहाँ से चली जाती है। शिखा बस उसे देखती रह जाती है। अगले दिन शिखा उलझन के साथ रसोई में जाती है तो सास भी वहाँ उसकी मदद करने आ जाती है। अरे तू सब छोड़ और वही बना दे जो एक दिन पहले बनाया था, वो खाना बहुत स्वादिष्ट था। जब से भाभी की रसोई अलग हुई है सारा खाना रेस्टोरेंट से मंगा रही हूँ और आपके यहाँ बैठे हुए मैं वो भी नहीं कर सकती। अब करूँ तो क्या करूँ? अरे क्या हुआ, ला सब्जियां दे, मैं काट देती हूँ। सास के हाथ में सब्जी पकड़ाकर शिखा रसोई से बाहर निकल जाती है, जहाँ मेघा बैठी बैठी टीवी देख रही होती है। क्या हुआ शिखा, कोई दिक्कत? वैसे पता है
अगर लाइफ में गॉसिप या चापलूसी करने के अलावा भी कुछ सीख लेती ना, तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। अब इसके आगे देवरानी जेठानी के बीच कैट फाइट शुरू हो ही जाती, लेकिन उससे पहले सास छोटी बहू को रसोई में बुला लेती है, जिसके बाद शिखा बहाने से सास को रसोई से बाहर भेज देती है और अपने मम्मी पापा के आने से पहले हिमांशु को बोल सारा खाना रेस्टोरेंट से मंगा लेती है। बहुत मुश्किल से छुपते छुपाते लेकर आया हूँ, अब जल्दी खाना सर्व करके रेस्टोरेंट के डिब्बे बाहर फेंक देना। शिखा खाना परोसकर सारे डिब्बे घर से बाहर फेंक देती है और परिवार वाले खुशी से खाना खाते खाते शिखा की तारीफें करने लगते हैं, जिस पर मेघा रेस्टोरेंट के सब डिब्बे लाकर उनके सामने रख देती है। सच मम्मी जी, आपकी छोटी बहू खाना सच में बहुत अच्छा मंगवाती है। ये सब क्या है मेघा, क्यों कर रही हो ऐसा? शांत रहो ना। अरे कब तक, बताओ मैं कब तक शांत रहूं? आज तक शांत रही, उसी का तो ये नतीजा है। आगे भी ऐसी ही रही तो फिर इस घर का भगवान ही मालिक होगा। अरे आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो, कि इस घर में तुम अकेली ऐसी हो जिसे घर परिवार की फिक्र है, बाकी सब फालतू है क्या? हाँ भाभी, मैंने आपको जेठानी नहीं बड़ी बहन समझा और आप ऐसा कर रही हो। तुम्हारी चापलूसी बाकी लोगों के आगे चलती होगी, मेरे आगे नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने आज तक रसोई में एक बर्तन इधर से उधर नहीं रखा, हमेशा सारा खाना मैंने बनाया और तुमने सिर्फ क्रेडिट लिया। सारा काम मैंने किया और तुमने सिर्फ तारीफ ली, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर जिस दिन तुमने उन सब के साथ घर वालों को भड़काना शुरू किया, वो सही नहीं था। मेघा की बातों से घर में ड्रामा शुरू हो जाता है, जिसमें अब मेघा की जगह बाकी सब कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं। आखिरकार दिन के साथ वो बहस भी खत्म होती है, जिसमें अभी भी परिवार शिखा के पक्ष में होता है। दिन बीतते हैं, एक दिन सास का उपवास होता है और वो सत्संग में जाती है, जिसके पीछे से शिखा शाम तक घर में खाने के लिए कुछ नहीं बनाती और सास के घर वापस आते ही सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। रसोई खाली देख सास खुद रोटी बना के उसे दही के साथ खाने लगती है। अरे मम्मी, आप सूखी रोटी क्यों खा रही हो? मैं सब्जी लेकर आती हूँ। अरे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले तो घर में कुछ बनाया नहीं और फिक्र का नाटक कर रही हो। मम्मी जी, मेरी रसोई अलग है और जहाँ तक मुझे याद है, जब हम साथ थे आपको किसी उपवास में इस तरह के खाने की तो जरूरत नहीं पड़ी थी। ये कहकर मेघा चली जाती है और सास सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो बहू प्यार में अंधी होने की जगह अच्छे से सब कुछ नोटिस करना शुरू करती है और तब उसे शिखा की असलियत पता चलती है और अब सास भी उसका साथ छोड़ के बड़ी बहू के पास रहने आ जाती है।